को आनंद अमृतराज दिखा रहे थे कि अररिया सीट के लिए पूजा अर्चना चल रही। कैंडिडेट्स पूजा अर्चना कर रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो वोटर हैं, वोट देंगे। लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि क्या होना है। जब लहर में बीजेपी से प्रदीप जी हार गए थे तो इस बार तो लहर भी उतरी नहीं है। हम जानने की कोशिश करते हैं, अपने गेस्ट के पास चलेंगे। क्या लगता है दानिश, इस बार क्या कुछ अररिया का होना है, क्या कुछ आशंकाएं हैं? देखिए, 2 दिन पहले जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी का एक बयान आया था कि अगर अररिया में सरफराज जीतते हैं तो अररिया आईएसआई का गढ़ बन जाएगा, आईएसआईएस का। तो एक उस बयान से ही साफ होता है कि वो कितनी हताशा में है। उन्होंने पहले से ही मान लिया है, वो अब लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन उसके पहले इस चीज को नहीं सोच रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री उनके हैं, केंद्र के जो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के जो चौकीदार हैं वो भी उनके हैं। तो किसी एक संसदीय क्षेत्र को जीत जाने से अगर वो इलाका आईएसआईएस का एजेंट हो जाएगा तो वो खुद मानते हैं कि देश का चौकीदार भी किस तरीके की चौकीदारी कर रहा है कि कोई सांसद बनता है तो वो आईएसआई का एजेंट उगड़ को बना देगा। मुख्यमंत्री भी कैसे हैं कि अगर कोई एमपी बन जाता है तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इतना ध्वस्त हो चुका है, वो मानते हैं कि एक व्यक्ति जीतेगा और वो इलाका पूरी तरह से आईएसआईएस का गढ़ हो जाएगा। तो उनका जो बयान है वो इतना हताशा वाला है कि वो बयान ही खुद स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि अररिया में स्थिति क्या है। और देखिए, जब मुद्दों से भटक कर ये आईएसआईएस पर, राम मंदिर पर और गौ माता पर आए हैं तो एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि जब उनको लगता है कि अब कोई चारा नहीं है, जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता परेशान हो गई है, जनता रोजगार मांग रही है, जनता 15-15 लाख रुपए मांग रही है, किसान अपने सब्सिडी के पैसे मांग रहे हैं, ये तमाम जो मुद्दे जब सामने आ जाते हैं ना कहीं से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये जो जनादेश आने वाला जो जनादेश है वो कोई भी पार्टी है अगर इस तरह के हथकंडे अपनाने लगती है तो स्पष्ट हो जाता है कि वो जनादेश उनके खिलाफ आने वाला है। क्या राय रखते हैं जो दानिश कह रहे हैं, उन बयानों का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बयान जो है वो बयान वही दे सकता है जो भीतर से डरा हुआ हो? डर है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो ऐसे पूरे बिहार में अमन चैन से लोग रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और खास करके अररिया जो पार्लियामेंट चुनाव की बात कर रहे हैं तो 100% अररिया पार्लियामेंट जो ऐसे एनडीए के खाते में जा रहा है। कैसे जा रहा है? आप जरा सा विवेक जी, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि ये जो है आपको हमारे साथ माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में आ गए हैं। आप देखेंगे कि भभुआ विधानसभा का चुनाव का मैं बता रहा हूं कि लालू जी नहीं, भभुआ पर हम आएंगे, भभुआ पर आएंगे। पहले अररिया का जिक्र कर लेते हैं। अररिया पर दानिश से हमने अररिया पर बता रहे हैं, ठीक है, अररिया पर बता रहे हैं। अररिया में भी उस समय चुनाव हुआ था तो आज जो ऐसे नीतीश जी हमारे साथ हैं, उस समय नीतीश कुमार जी मेरे साथ नहीं थे पार्लियामेंट का चुनाव में। वो अपना स्वतंत्र कैंडिडेट उनका तो उनकी पार्टी की कैंडिडेट था। तो आज जो ऐसे जिस तरह से बिहार में लेकिन लहर हो थी रहे हैं हमारे माननीय, एक मिनट विवेक जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार में विकास के लिए संकल्पित हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में विकास हुआ है। तो यहाँ की जनता विकास को भी तो देख रहा है। अररिया से पहले आने में, यहाँ आने में, पटना आने में 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा लगता था। आज हम 5 से 6 घंटा में, अररिया से 6 घंटा में आते। आप ये बताइए ना कि तस्लीमुद्दीन जी ने प्रदीप जी को हराया था, लहर में ही तो हराया था ना? नहीं, मोदी जी की लहर थी कि नहीं? कह रहा हूं कि तस्लीमुद्दीन मोदी जी की लहर के बीच में ही हारे थे ना? नहीं, एक मिनट विवेक जी, आप सही बोल रहे हैं कि तस्लीमुद्दीन जी ने प्रदीप जी को हराए थे। उस समय लहर था, पार्लियामेंट का लहर था निश्चित तौर पर। लेकिन उस समय नीतीश कुमार जी अकेले अलग से चुनाव लड़ रहे थे। आज जो ऐसे नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन में हैं, इसलिए मैं 100% दावा करता हूं कि अररिया सीट हर हालत में वहां से प्रदीप जी वहां। इसके अलावा अगर कोई आधार है तो आप बताइए। इसके अलावा कुछ, ठीक है, विकास की बात हो गई, चेहरों की बात हो गई, कुछ और आधार बताइए। मैंने विकास का आधार बताया विवेक जी। विकास एक बहुत बड़ा आधार है। नित्यानंद राय क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? तो देखिए, नित्यानंद राय जी अगर बयान दिए हैं, अब किस कारण दिए हैं वो तो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, आप देखिए, आप तुलना भी देश में ही किसी तुलना में भी देश की किसी एजेंसी से कर देते, लेकिन आप बाहर निकल गए, पाकिस्तान चले गए। नहीं, वो बयान दिए, ठीक है, वो बयान दिए हैं, अलग चीज है। लेकिन आज का जो आपने जो तुलना किया कि वो जो चुनाव 2014 का चुनाव, तो 2014 के चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ नहीं थे और आज वो एनडीए के साथ है। ये निश्चित तौर पर अररिया। और अच्छा सुनिए, ये समझ में नहीं आ रही कि आरएलएसपी इतनी तरजीह नीतीश कुमार जी को कैसे देने लगा? नरेंद्र मोदी जी, उनका फेस
उनके चुनाव लड़ने का तरीका, उनकी लहर, इन सब के बावजूद नीतीश कुमार की कमी और उनका जुड़ना, ये आज आरएलएसपी को इतना बिल्कुल, हाँ, आपको शब्द दे रहा है, ये बहुत ही चर्चा का भी विषय हो सकता है। नहीं, अगर चर्चा का विषय हो सकता है तो हम एनडीए के साथ हैं। हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी अररिया में क्यों जरूरत पड़ रही है? आप बराबर नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ी है? क्या बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह? नहीं, आपने बोला ना, नहीं, पर आपने बोला लोकसभा सीट है, बोला कि लोकसभा सीट है, आपका फासला बताइए। तो मैंने कहा कि देखिए, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं, आप इससे इनकार नहीं ना कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार में जो विकास किए हैं 12-13 वर्षों में, इससे तो बिहार की जनता और आप भी इनकार नहीं कर सकते। हमें समझ में नहीं आ रहा, कभी आप मानते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया, कभी आप नहीं मानते हैं, आप बराबर लॉ एंड ऑर्डर पर हमला कर देते थे। अब जाकर जब आप मिल गए हैं तो नीतीश कुमार को सामने रख रहे हैं, उस कद की बात करें। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कई घटनाएं, उसका भी हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह का चेहरा या और भी जो बड़े दिग्गज बीजेपी में हैं, उनके चेहरे के सामने नीतीश कुमार का साइज काफी बड़ा है क्या, कि वो अररिया की सीट उपचुनाव को जिताने के लिए जब नीतीश कुमार आएंगे तभी जीत पाएंगे? आप सुनिए ना, अगर उनका चेहरा बड़ा नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि माननीय नीतीश कुमार जी जो ऐसे गठबंधन में आए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे मोदी जो हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो विकास के लिए ना एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन को छोड़ा। किन परिस्थितियों में छोड़ा? वो जानते थे कि हम अगर महागठबंधन में रहेंगे तो हमारा विकास और ये ठीक है ना। दानिश कुछ कहना चाह रहे? दानिश, देखिए जो महागठबंधन की बातचीत ये कर रहे हैं कि महागठबंधन को तोड़ा, इन्होंने कहा सड़कें बन गया, अररिया से आने का वक्त लगता है। अरे 6 महीने पहले सड़क बनी है, और 6 महीने पहले सड़क मंत्री कौन हुआ करता था? पथ निर्माण विभाग आरजेडी के पास में था, तेजस्वी यादव जी उसके मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने विकास किया है। और इनके आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नीतीश कुमार जी से अलग इसी बात को लेकर हुए थे कि बिहार में विनाश की धारा बह रही है, बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है, बिहार में हत्या, अपहरण, लूट की वारदात बढ़ी है, इसलिए आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी उससे अलग हुए थे। यह बात जग जाहिर है, हर मंच से कहते आए हैं। आज ये सरकार में है, चूंकि मजबूरी है, इनको पता है। और आज भी अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को और नीतीश जी को सामने रखा जाए तो यह सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक अच्छे नेता है। नीतीश कुमार जी के विकास के मुद्दे को लेकर के उपेंद्र जी अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने हमेशा कहा है कि विकास के लिए अगर उपेंद्र कुशवाहा को और नीतीश कुमार जी को चुनना हो तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता उपेंद्र कुशवाहा को चुनेगी, ये एक सच्चाई है। लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से, और ये जो पलटू वाली उनकी स्थिति है कि सत्ता में रहने के लिए कभी आरजेडी के साथ चले जाएंगे। नहीं, अभियानंद जी काफी मुश्किल में है। दानिश, हम समझ पा रहे हैं, अभियानंद जी काफी मुश्किल में है, वो बोलना चाह रहे हैं। नहीं, ठीक है अभियानंद जी, हम समझ पा रहे हैं, आप बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन अभी बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है दानिश से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, तो अगला नंबर हो सकता था। और ये सवाल भी हमने आप ही से किया था कि हो सकता है कब तक आप लौट के आ रहे हैं, क्योंकि रघुवंश बाबू भी बयान दे रहे हैं कि आरजेडी में आप बातचीत चल रही है, किन्हीं किन्हीं बिंदुओं पर बात अटकी हुई है, कब आप बदल जाएंगे, कब? पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है। मुकेश जी हमारे साथ बैठे हुए। मुकेश जी, अररिया को किस तौर पर देख रहे हैं? जब तस्लीमुद्दीन जीते थे 4,70,000 वोट थे, इस बार उस लहर में आए, उन्हें उतने वोट मिले थे, इस बार क्या कुछ होना है? इतना जल्दी ये सब कुछ पलट जाएगा, बीजेपी के खाते में सीट चली जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तस्लीमुद्दीन जी सीमांचल के बड़े प्रतिष्ठित नेता थे, बहुत पकड़ थी, जमीनी नेता थे, और वो केंद्रीय मंत्री, कबीना मंत्री भी रहे हैं, और तस्लीम साहब के नाम से वो वहाँ जाने जाते हैं, जो कि हाट के रहने वाले हैं। उस इलाके में उनकी आम लोगों से गुफ्तगू थी, आम लोगों से संबंध थे, जिसका प्रभाव जो है चुनाव में उनको हमेशा मिलता था, चाहे वो किशनगंज में हो, चाहे वो अररिया में हो। सीमांचल के एक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण मजबूत नेता के, जमीनी नेता के रूप में थे, और अपनी पहचान और पकड़ थी, पार्टियों के साथ में उनको मजबूती मिलती थी। 2014 का चुनाव जो जीता था उन्होंने, उस समय एक समीकरण था, उसमें बीजेपी अपनी चुनाव लड़ी थी और जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, और विजय मंडल जेडीयू के नेता थे, और इन दोनों को लगभग वो प्रतिशत था जो तस्लीमुद्दीन जी के से ज्यादा था। लेकिन चूंकि चुनाव अलग अलग लड़े थे, 26 और 24% लगभग अनुमानतः इन लोगों को मतदान मिला था, उसका फायदा तस्लीमुद्दीन जी को मिला, वोट का बिखराव हुआ और वो चुनाव जीते। उसके पहले जब हम देखते हैं 2004 और 2009 में हम चुनाव
चुनाव देखते हैं। जिस समय बीजेपी के साथ नीतीश जी बीजेपी के साथ थे, उस समय प्रदीप सिंह जी ने ये चुनाव जीता था। तो बड़ा रोचक मुकाबला है विवेक जी, जैसा आपने किया। और आपने इस बात का जिक्र भी किया कि सरफराज आलम जो है, जो आरजेडी के नेता हैं, जो जेडीयू में थे, जिन्होंने अभी आरजेडी ज्वाइन किया और चुनाव को लड़ने के लिए ज्वाइन किया, तस्लीमुद्दीन जी के पुत्र हैं, उन्होंने इस आरजेडी ने उनको वहां से उम्मीदवार बनाया। वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां जो स्थानीय समीकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। जो समीकरणों पर हम बात करेंगे कि क्या वहां के जातीय समीकरण कहते हैं, और एक समीकरण वो भी जो लहर में तस्लीमुद्दीन जी को जीत दर्ज करवा देता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो वोटर्स हैं उनका दिमाग क्या किस रुख की तरफ वो बदल जाए, ये कैसे हो जाता है अचानक से, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दानिश हमारे साथ बने हुए, अभियानंद जी हैं, मुकेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और चलिए, उपचुनाव का रण लगातार जारी है, चर्चाएं जारी हैं, लोगों की तस्वीरें सामने आने लगी हैं कि लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। और हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी बात मुकेश जी से हो रही थी अररिया लोकसभा सीट की। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं बराबर क्योंकि ये नाक की लड़ाई है। नाक की लड़ाई तो तीनों जगह है, लेकिन जो समीकरण है, पहले अलग अलग सभी ने लड़ा, अब मिलकर लड़ रहे हैं, कोई अलग उठे कोई अलग उठे, और इसमें काफी फेरबदल है, लेकिन समीकरणों को समझना बेहद जरूरी है। मुकेश जी, कुछ समीकरण की आप बात कर रहे थे। मैं जिक्र कर रहा था कि जो 2004 और 2009 में जिस समय नीतीश जी और बीजेपी साथ में थी, तो उस समय ये चुनाव जो है अररिया का उन्होंने जीता था। 2014 में जब नीतीश जी बीजेपी से अलग हुए और उनके अपने प्रत्याशी हुए वहां पे विजय मंडल जी, तो उस समय वो बिखराव आया वोटों का, और तस्लीमुद्दीन जी भारी मतों से वहां से जीते, आरजेडी की सीट पे जीते। लेकिन चूंकि इस बार दोनों साथ में हैं, तो नए समीकरण वहां आ रहे हैं। और समीकरण चूंकि आरजेडी की सीट है वो, और आरजेडी वहां प्रमुख दल है, वहां जातिगत समीकरण का भी लाभ उसको है, तो कहीं न कहीं आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में है, और ना ये कांटे की टक्कर होगी और आखिरी समय तक फैसला होगा। लेकिन कई सारे जो दूसरे लोग हैं वहां, जो स्थानीय नेता हैं, मजबूत नेता हैं, उदाहरण के रूप में पप्पू यादव, जिनकी जनाधिकार पार्टी है, उनके कैंडिडेट भी वहां पे हैं, विक्टर यादव जी। तो विक्टर यादव जी स्थानीय नेता हैं, बड़े वहां व्यवहारिक नेता हैं, लोगों से मिलने जुलने का काम करते हैं, उनके समस्याओं को लड़ने का काम करते हैं। अब वो उनको कितना प्रतिशत मत मिलता है, कितने वोट मिलते हैं, पप्पू यादव जी का कितना प्रभाव होता है, और चूंकि वो स्थानीय नेता हैं, उनकी पत्नी भी वहां से सांसद है कांग्रेस से, तो ये पति पत्नी कहीं न कहीं पे सीमांचल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी राजनीतिक मजबूती रखते हैं। तो इनका कितना प्रभाव पड़ेगा उस सीट पर, अररिया की सीट पे, इस चुनाव में विक्टर यादव जी का, वो महत्वपूर्ण होगा। शरद यादव जी जो है वो सीमांचल से ही राजनीति करते हैं, और अभी उनका जनाधार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चुनाव में उनकी बात भी दिखाई पड़ेगी कि वो किस ढंग से इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि भावी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों के बीच में जो नया राजनीतिक संतुलन और समीकरण बन रहा है, उनके बीच में जो रसाकसी है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को भी इस बार हम लोग देखेंगे किस ढंग से उनके पिताजी की अनुपस्थिति में, लालू जी की अनुपस्थिति में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। तो किस ढंग से वो चुनाव का ये संचालन कर रहे हैं और जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। और चूंकि ये सीट आरजेडी के पास है विवेक जी, तो जेडीयू किस ढंग से, जेडीयू और बीजेपी कॉम्बिनेशन जो है इस बार, चूंकि ये ज्यादा समय नहीं है 2019 के चुनाव में, लेकिन जो भी अल्प समय में भी इस सीट को किस ढंग से, लेकिन मुकेश जी यहाँ पर एक समीकरण और भी दिख रहा है, जैसे 40% 40% के करीब यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं जिनका रुझान तस्लीमुद्दीन की तरफ है। इस बात को लेकर नहीं कि वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम नेता रहे हैं या फिर सरफराज हैं, इस बात को लेकर कि वो सीमांचल को लेकर उनकी जो सोच रही है, ये सभी जानते हैं। और जो 40% उसके अलावा भी इस बार मांझी ने भी प्रचार किया है, तो मांझी के जो उस जाति के भी जो वोटर्स हैं, उनका भी रुझान साफ तौर पर दिखता है। तो ये जो समीकरण अलग से बन रहा है, ये क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी एंड टीम या फिर नीतीश कुमार का जो प्रचार है, उनकी जो सोच है, वो हावी हो पाएगी इसके सामने? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है विवेक जी, और इसको आपने किया है कि मांझी फैक्टर जो है वो किस ढंग से उस स्थान पे, चूंकि मांझी जी जो है वो मध्य बिहार में कदावर नेता हैं, और उनके गया और गया के आसपास के क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों या लोकसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति हमेशा दिखाई पड़ती है, उनके वोट प्रतिशत पे वो प्रभाव डालते हैं। लेकिन अल्प समय के लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन अररिया और सीमांचल क्षेत्र में किस ढंग से वो अपना प्रभाव डालेंगे, और चुनाव के कुछ समय पहले ही वो आरजेडी के साथ गए, वो भी देखने वाली बात होगी
होगी। दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से दो इनके महत्वपूर्ण नेता जो स्थानीय नेता हैं, जो मंत्री भी हैं, कृष्ण कुमार ऋषिदेव और रामजी ऋषिदेव, ये वहां कैंप कर रहे हैं और ये स्थानीय नेता भी हैं और वहां ऋषिदेव का बहुत बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को इंटैक्ट अगर रखती है एनडीए, इंटैक्ट रखती है तो एनडीए को निश्चित रूप से उसका बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए जैसा मैंने आपको जिक्र किया विवेक जी की बहुत जबरदस्त माइक्रो और मैक्रो मैनेजमेंट वहां हो रहा है और अररिया की सीट हर एक दृष्टिकोण से दोनों पक्षों के लिए, यूपीए के पक्ष के लिए भी और एनडीए पक्ष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महत्व भी देखा जाएगा क्योंकि यह सीमांचल का क्षेत्र है या वो नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ क्षेत्र है, बंगाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, बांग्लादेश बिल्कुल इसको समझना बिल्कुल आसान भी है क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में आप याद कीजिए कि लहर चल रही थी, उस दरमियान बिहार ने एक अलग ही पॉलिटिकल छवि दिखाई कि यहाँ कुछ नहीं होता है और यहाँ पर जात और बेटी, जो कहते हैं कहावत है कि बेटी और वोट सिर्फ जात में ही डालते हैं, तो क्या इससे इस बार के उपचुनाव में कुछ अलग दिखेगा, बदलाव दिखेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे।